force on a current carrying wire in magnetic field. Force on a current carrying wire in uniform external magnetic field. How much force acts on a wire which is placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? कितना फोर्स एक्ट करता है? आई एल क्रॉस बी. ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं देन इट बिकम्स आई एल बी साइन थीटा. कितना फोर्स एक्ट करता है? ठीक, तो इसी पर बेस्ड है हमारा आज का टॉपिक. एक करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ है एल, जिसमें आई करंट पास हो रहा है और इसको बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है. And the length of the wire is at angle theta with the direction of magnetic field. Then this much force acts on the wire. Suppose this is our external magnetic field. ये हमारा external magnetic field हो गया. इसमें एक current carrying wire को रखा. Suppose ये हमारा current carrying wire है PQ. Current carrying wire कैसे होगा? इसमें हम एक cell connect कर देंगे. Cell connect करने से इस wire में current पास होगा. ठीक है, ये current का direction है. The length of the wire is at angle theta with the direction of magnetic field. और यहाँ पर external magnetic field, इस बात को याद रखना important है because current carrying wire का अपना भी magnetic field होता है. ऐसे ना, current के direction में thumb and this will be the magnetic field. But here we are writing external magnetic field. यानी ये जो magnetic field है ये इस वायर का अपना field नहीं है, एक्सटर्नल है, जो पहले से ऑलरेडी एक फील्ड था वो है. ठीक है, तो इस वायर पर इतना फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी. डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस वायर कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि वहां लिखा है आई एल क्रॉस बी. आई एल करंट स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, बट आई एल ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो आई एल का जो डायरेक्शन है और बी का डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये फोर्स. आई एल का डायरेक्शन किधर होता है? जिस डायरेक्शन में करंट और वायर का लेंथ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई एल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस वायर? यूज राइट हैंड रूल एंड टेल द आंसर. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फर्स्ट जो वेक्टर लिखा है उसके डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखेंगे. सेकंड जो वेक्टर लिखा है उसके हेड की तरफ मोड़ेंगे. देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो आई एल वेक्टर किधर है? इस डायरेक्शन में रखो राइट हैंड के फिंगर्स को. कॉपी में बना लिया करो अगर बोर्ड में समझ नहीं आता है. आई एल इधर है ना, राइट हैंड का फिंगर रखो आई एल के डायरेक्शन में. कहाँ? इसे मोड़ दिया तो कैसे हुआ? आई एल तो सीधा है तो फिंगर्स को मोड़ दिया तुमने. एक ही बात को कितने बार बताया जाएगा? राइट हैंड के फिंगर्स आई एल के डायरेक्शन में रखो. बोर्ड में नहीं समझ आ रहा तो कॉपी में बनाओ, क्योंकि तुम्हें कॉपी में ही करना है. आई एल के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और बी का हेड किधर है? इस तरफ है ना, तो फिंगर्स को इधर मोड़ना है. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कॉपी में बनाओ फिर समझ आएगा. कॉपी में बनाओ. कॉपी में ये फायदा है, अगर हाथ ठीक से नहीं घूम रहा है कॉपी को घुमा लो, रिजल्ट सेम मिलेगा. जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करो. आई एल के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स रखेंगे और हमेशा जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो फर्स्ट जो लिखा है वेक्टर उसके डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है और सेकंड वाले वेक्टर का हेड जिधर है उधर फिंगर्स को मोड़ना है. देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट. जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर अगर करते हैं तो मान लो सी वेक्टर मिलता है तो सी का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? ए से बी के हेड की तरफ तुम्हें फिंगर्स को मोड़ना है. ठीक है, मान लो ये ए है ऐसे और बी है ऐसे, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी का मतलब हुआ राइट हैंड के फिंगर्स को इधर मोड़ना है, जो पहले लिखा है उससे दूसरे वाले की तरफ. तो सी किधर आएगा? ऐसे आएगा. और अगर बी क्रॉस ए लिखा होता तो सी अंदर की तरफ जाता. तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो. कॉपी में, कॉपी के प्लेन से नॉर्मली इनवर्ड आ रहा है, नॉर्मली इनवर्ड आ रहा है कॉपी के प्लेन से. ये कौन सा रूल अप्लाई कर रही है?
ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, बट ये जो फिंगर्स को मोड़ने वाला है ये हमेशा एप्लीकेबल होता है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन आया ऐसे, ये फोर्स का डायरेक्शन आया बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड। ठीक है, तो हमें एक चीज़ याद, ऐसे तो सारी चीज़ याद रहे तो अच्छा है, एक चीज़ यहाँ पे याद कर लो कि वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ हो सकता है कब, अगर करंट का डायरेक्शन हम उल्टा कर दें। करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दिया तो आई एल वेक्टर नीचे आ गया, तो आई एल वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखा और बी इधर है तो इधर मोड़ा तो थंब बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, तो जो हमने पहले बनाया था डायग्राम उसके अकॉर्डिंग फोर्स इज नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल वायर की बजाय एक रेक्टेंगुलर कॉइल यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल, और उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर करंट पास कराएंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल लिया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रखा है रेक्टेंगुलर कॉइल को। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस, और इसमें हमने करंट पास कराया, ये इसमें करंट पास करा दिया, ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक कॉपी दो, हार्ड कवर वाली कॉपी दो जो मुड़े नहीं, हाँ, ये दे दो। ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है बट ये ऐसे। ठीक है, पी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, तो ऐसे कॉइल रखा हुआ है। अब देखो करंट का डायरेक्शन भी दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल को हमने एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हो गया, ये करंट के डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस कॉइल में 4 वायर है, पी क्यू, और ये हमारा इधर पी था, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, ये होगा। अब चारों वायर में हम फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे और फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये वाली लेंथ मान लो एल है, ये लेंथ मान लो बी है, ब्रेड्थ इज बी, सब में आई करंट पास हो रही, ये एल लेंथ हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, तो पी क्यू वायर पर फोर्स एफ पी क्यू कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, बी इज हॉरिजॉन्टल, बी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे बी है। ठीक है, और ये वायर की लेंथ ऐसे, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 यानी कि 1, आई एल बी इतना फोर्स लगेगा। इस फोर्स का डायरेक्शन जैसे अभी बताया था वैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, अदरवाइज तुमने एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा होगा, बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तभी काम आता है जब आई एल बी से परपेंडिकुलर हो, हमेशा काम नहीं आता। ये राइट हैंड रूल हर जगह फिट होता है, राइट हैंड वाला जो रूल है वो सब जगह फिट होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना इजी है, बट वो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस में यूज होगा जब वायर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, एफ बी आई, एफ बी आई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो क्या है, एफबीआई जैसे इंडिया में सीबीआई है वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफबीआई वो पुराना हो गया, नया याद करो। एफबीआई एफबीआई एजेंट जैसे घुसते हैं ना हॉलीवुड मूवीज में, घर में घुस गए हम लोग एफबीआई से आए हैं, सीधा बंदूक लगा देते हैं सामने,
तो ये FBI वालों की बंदूक है, बट लेफ्ट हैंड से चलानी है, ठीक है। FBI बोल के घर में घुस जाते हैं ना, हम लोग FBI से आए हैं, तो जैसे ही बोले हम FBI से, तो तुम पूछना अच्छा ठीक है बताओ फोर्स किधर होगा, तो बोलेगा फोर्स अभी हम धक्का मारेंगे समझ में आ जाएगा किधर फोर्स होगा। देखो FBI ऐसे गन जैसे पकड़ना है। फोर्स B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I तो करंट है ही। बस इतना याद रहे कि इसको हम तभी यूज कर सकते हैं जब लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे करंट दिखाई दे रहा है, भले ही हमने ऐसे दिखाया, बट वो है कैसे, बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाला है, PQ पर जो फोर्स है, यानी करंट इधर है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो FBI से पूछ लो फोर्स किधर होगा। FBI, I अंदर गया, B हमारा ऐसे जा रहा है बट हमें इधर लाना है, तो ऐसे आ जाएंगे। I अंदर गया, B उधर हो गया, तो फोर्स किधर हो गया, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हो गया। यानी ये जो हमारा कॉइल था, रेक्टेंगुलर कॉइल, इस साइड में नीचे की तरफ फोर्स आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो वायर है इसमें हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। जल्दी जल्दी करो, इसको कंप्लीट भी करना है। हाँ ओके, क्यू आर पे फोर्स कितना होगा, क्यों 0 होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन 0 इज 0, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट एफ आर एस एल लेंथ है, परपेंडिकुलर है, फोर्स ILB होगा, डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, डायरेक्शन सिर्फ करंट का अपोजिट है, तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। मैग्नीट्यूड विल बी ILB, दिस विल बी वर्टिकली अपवर्ड, ओके। नाउ SP, फोर्स ऑन SP इज 0, 180 है इस बार एंगल, यानी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, 0 हो या 180 हो, हमेशा ही 0 फोर्स हो जाएगा। तो दो फोर्स हमें मिले, FPQ एंड FRS। इनके डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। इस पर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स FPQ, और इस पर लगेगा वर्टिकली अपवर्ड फोर्स FRS, ठीक है। ये रहा हमारा कॉइल, एक फोर्स ये वाली साइड नीचे जाना चाहती है और ये साइड ऊपर जाना चाहती है, तो क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, ये साइड नीचे चली गई, ये ऊपर चली गई, ऐसे घूम जाएगा। लेकिन जब ऐसे हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन में जब कॉइल हो जाएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो क्या होगा, किधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। समझ में आया, मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, उनके बीच में एक डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस कितना है, जितना इस कॉइल का ब्रेड्थ है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, दोनों के बीच में एक गैप है, यानी कि दोनों के लाइंस ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो सच फोर्सेस फॉर्म ए कपल ऑफ फोर्सेस विच हैव इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन विल फॉर्म ए कपल ऑफ फोर्सेस। एंड कपल ऑफ फोर्सेस क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस ए टॉर्क। एंड व्हाट इज टॉर्क, विच कॉजेज रोटेशनल मोशन, तो ये रोटेशन होगा। ऐसे आने के बाद रोटेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस का एक ही जगह पे आ गया, देयर विल बी नो गैप बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन, ठीक है। जब तक कॉइल रोटेट होते रहेगा, इनके बीच में गैप रहेगा, दोनों के लाइंस ऑफ एक्शन के बीच। जब ऐसे आ जाएगा तब नहीं होगा। तो हमने ये जो सिचुएशन बनाया है, इसमें कॉइल हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इस समय लाइन ऑफ एक्शंस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। जब ये घूम जाएगा तो वो डिस्टेंस कम होते होते फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। साहू क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, वो तो नहीं लिख रहा, कुछ और लिख रहा है। एक पेन और देना, ये पेन दिखाई देगा ट्रांसपेरेंट, ये वाला देखो, इधर वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन नीचे की तरफ था, इसका सीधा डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन तो लाइन है, ऊपर नीचे बताने की जरूरत नहीं। ये दो फोर्सेज हैं, अभी ऐसे हैं, दोनों के बीच में कितना गैप था, जितना इस कॉइल का ब्रेड्थ है। बट जैसे जैसे कॉइल घूमेगा तो क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कम होते होते 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये जो डायग्राम बनाया, ये एक स्पेसिफिक केस है, व्हेन
lines of action of the forces are at maximum distance and that maximum distance is equal to breadth of the coil. ठीक है, समझ में आई बात। बट जनरल केस ये नहीं है। जनरल केस जब कॉइल हमारा किसी और प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं, किसी इस तरह के प्लेन में होगा, या ऐसे भी ले सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आया। तो ये तो हमारा एक स्पेसिफिक केस था व्हेन द कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर हम एक जनरल केस के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर जनरल केस वाला करेंगे। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। इनके लाइन्स ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इट मीन्स दे विल फॉर्म अ कपल एंड हेंस देयर विल बी अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। So what will be the torque? टॉर्क कितना होता है कपल ऑफ फोर्सेस से? एनी ऑफ द फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 11th क्लास का टॉपिक है, उसको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। बस हमें क्या करना है, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो दो में से और उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इस केस में जब हमारा कॉइल हॉरिजॉन्टल है तो लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में उतना ही गैप है जितना कॉइल का ब्रेड्थ है, यानी कि बी, स्मॉल बी। फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल। इससे क्या मिलता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया। तो कॉइल का जो एरिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो एरिया है ना कॉइल का, ये एरिया आ जाएगा इसमें। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया फिर हमारा टॉर्क का? IAB एरिया, IAB इतना टॉर्क एक्ट कर रहा है जब कॉइल हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। बट जब किसी और प्लेन में होगा तब यहाँ पर बी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो यहाँ पे एरिया भी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो क्या आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगा यहाँ पर बी की जगह पर कुछ और आएगा। क्या आएगा वो हम भी पता करेंगे। तो यहाँ पर एरिया के साथ कुछ और भी आएगा, यानी कि टॉर्क विल कंटिन्यूसली चेंज। जैसे जैसे कॉइल घूमेगा वैसे वैसे टॉर्क भी चेंज होगा, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, एक चीज़ ये है। और दूसरी बात, टॉर्क का डायरेक्शन देखो, यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है वो कैसे लग रहा है? ये वाली साइड नीचे जा रही है, ये साइड ऊपर जा रही है। तुम्हारे साइड से अगर देखेंगे दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हाँ, टॉर्क का डायरेक्शन अभी इस कंडीशन में हमारा कॉइल घूम रहा है किधर? एंटी क्लॉकवाइज। ये साइड नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सॉरी ये ऊपर ये नीचे, तो एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर हम करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देते, मान लो प्लस टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर, तो करंट इधर से जाता। ठीक है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने से फिर ये साइड नीचे जाता और ये साइड ऊपर जाता, यानी कि कॉइल हमारा क्लॉकवाइज घूमता। इट मीन्स कि करंट के डायरेक्शन से, यानी लूप में करंट कैसा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क का डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, अगर करंट का टॉप व्यू, इसका लूप का टॉप व्यू अगर देखें तो इसमें भी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके अकॉर्डिंग टॉर्क का डायरेक्शन बदल जाता है। तो सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा। समझ में आ रही है? और वो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? करंट के डायरेक्शन पे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म डिफाइन किया जाएगा जो तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इवन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भी, फिजिक्स में तो आएगा ही, केमिस्ट्री में भी आएगा। जैसे फोर्स ऑन वायर को हम लोग लिखते थे जब उसमें IL वेक्टर लिखा था। I इज स्केलर, करंट स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, बट IL को हमने एक वेक्टर बताया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक नया वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे अभी। करंट स्केलर है, एरिया कई जगह हमने वेक्टर भी पढ़ा है, जैसे कि फ्लक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ पे एरिया को हमने वेक्टर लिया था। बिकॉज एरिया के डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव होता था, इनकमिंग फ्लक्स है या आउटगोइंग फ्लक्स है। तो यहाँ पर भी हम एरिया को वेक्टर लेंगे और करंट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर डिफाइन करेंगे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में भी और डिटेल में डिस्कशन होगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर।
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। देखो लॉजिक समझो, इसको हमने वेक्टर क्यों लिया, नहीं लेते तो क्या होता। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर, टॉर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर। अगर इसको हमने वेक्टर नहीं लिया आई ए को, तो फिर इक्वेशन कैसी दिखेगी। इसको वेक्टर नहीं लिया, यहाँ पे बी पे वेक्टर लगाया। अगर ये स्केलर होता तो स्केलर में वेक्टर मल्टीप्लाई करने से जो डायरेक्शन यहाँ है वही डायरेक्शन यहाँ आना चाहिए। इट मीन्स टॉर्क बी के डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो बी तो हमें दिखाई दे रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और टॉर्क मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट। टॉर्क इस तरह से आता है। टॉर्क का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, राइट हैंड से। फिर से ठीक है, राइट हैंड से टॉर्क बताया जाता है। याद करो 11th क्लास में पढ़ा था टॉर्क आर क्रॉस एफ, याद है ना, आर क्रॉस एफ। देखो अगर ये कोई ऐसे बॉडी ले लिया, आलू ले लिया सपोज, और इस आलू में हमने एक झाड़ू की सीट को घुसा दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर इस आलू पे ऐसे फोर्स लगाया फिंगर से, ठीक है, तो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो, यानी कह लो इसको पॉइंट ऑफ एक्शन, फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है उस डायरेक्शन में जा रहा है आर वेक्टर। ये हमारा आर वेक्टर हुआ, ये फोर्स वेक्टर हुआ, दोनों के बीच में ये एंगल हुआ। तो टॉर्क कैसे लगता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस डस्टर को ऐसे पकड़ लें और यहाँ पे ऐसे फिंगर से पकड़ लिया, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर फोर्स लगाएंगे अगर, या चलो इधर से लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, तो आर ये हुआ आर, और ये हुआ एफ। तो आर क्रॉस एफ करोगे, आर उधर था और एफ इधर था, इधर ही घूम रहा है ना हमारा डस्टर भी, इधर ही घूम रहा है। देखो तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ये जो थंब दिखाई दे रहा है यही टॉर्क का डायरेक्शन है। समझ में आ रही है बात, यानी कि जो फोर्स एक्ट कर रहा था इस तरफ और आर इस तरफ, दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टॉर्क बी के डायरेक्शन में नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता इसका मतलब है यहाँ पर और एक वेक्टर भी आना चाहिए। इट मीन्स आई ए मस्ट नॉट बी ए स्केलर, ये वेक्टर ही होना चाहिए। और इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमें ये तो पता ही है कि टॉर्क किधर एक्ट कर रहा है, ये भी पता है कि बी किधर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम आई ए का डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी बताया जाएगा राइट हैंडेड सिस्टम से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट हैंडेड सिस्टम के डायरेक्शंस को समझना। ठीक है, साहू को समझ में आएगा नहीं क्योंकि वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तुमको समझ में आएगा नहीं क्योंकि तुम कॉपी में ड्रॉ नहीं करना चाहते, हाथ बांध के बैठे हो ऐसे स्वामी विवेकानंद खुद को समझ रहा। जबकि पहले ही बोला है डायरेक्शन का प्रैक्टिस करना जरूरी है, वरना आंसर तुम सिर्फ आंसर लिख दोगे, मैग्नीट्यूड सही होगा, डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाते रहो कॉपी में, साथ साथ प्रैक्टिस करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, और कॉपी में बनाने से क्या फैसिलिटी है, हम कॉपी को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, लेफ्ट राइट कैसे भी घुमा लो, रिजल्ट तुम्हें सही मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक सी वेक्टर है जो कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हमें ए और बी का डायरेक्शन पता है तो सी का डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। बट अगर हमें सी और बी का डायरेक्शन पता है, ए का नहीं पता है, वो भी पता कर सकते हैं। कैसे, ये दो वेक्टर है, मान लो हमारे पास ये ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो सी किधर आता है, ए से बी जाएंगे तो सी मिलेगा, किधर मिलेगा, ऐसे। मान लो कि ए का डायरेक्शन हमें नहीं पता था, सी और बी पता थे। ठीक है, सी और बी पता थे, सी हमें पता है कि बाहर की तरफ है, सी बाहर की तरफ है, और बी का डायरेक्शन भी पता है, सी बाहर की तरफ तभी आए, और ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, बट ए का डायरेक्शन हमें नहीं पता है। तो ये ऑब्वियस है कि सी का डायरेक्शन बाहर की तरफ तभी आएगा जब इधर से कोई वेक्टर इधर आए। समझ में आई बात, इसी तरह से यहाँ पर भी आई ए का डायरेक्शन गेस किया जा सकता है। कैसे करेंगे, देखो अभी हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला केस था उसी को लेते हैं। ये हमारा कॉइल था, ऐसे ऐसे करंट जा रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है इधर है, और हमारा कॉइल का टेंडेंसी ऑफ रोटेशन था एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, तो हमें ये तो पता है कि फिंगर्स को किधर मोड़ना है, और बाद में कौन सा वेक्टर लिखा है या पहले कौन सा वेक्टर लिखा है वो भी हमें पता है। ठीक है,
तो हमें अगर टेंडेंसी ऑफ रोटेशन मालूम है तो हम पता कर सकते हैं कि जो आई ए वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर होगा, और आई ए पहले होगा या बी पहले होगा वो भी पता कर सकते हैं। बिकॉज मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ साइंस है। साइंस क्या है, नेचर। नेचर में जो ऑलरेडी हो रहा है वो है साइंस, और उसको एक्सप्रेस करने की जो लैंग्वेज है वो है मैथमेटिक्स। तो नेचर में जो हो रहा है उससे मैच करना चाहिए। तो हम जब क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ये सब लिख रहे हैं, क्या है, ये मैथ्स है। ठीक है, तो हमें ये तो मालूम है कि हो क्या रहा है, तो हम उससे मैच करती हुई इक्वेशन लिखेंगे। तो कॉइल हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, हमें मालूम है। ठीक है, बी किधर है वो भी मालूम है। तो कॉइल इस डायरेक्शन में तभी रोटेट होगा जब आई ए वेक्टर बी की तरफ मुड़े या बी से आई ए की तरफ मुड़े, तभी होगा। ऑलरेडी हमें फोर्सेस के डायरेक्शन मालूम है किधर से किधर है। ठीक है, तो कॉइल किधर रोटेट होगा ये हमें मालूम है, टॉर्क किधर लगेगा वो भी मालूम है, बी भी मालूम है। समझ में आ रही बात। तो टॉर्क ऐसे तभी जाएगा, देखो अगर हम ऐसे मोड़ते हैं राइट हैंड के फिंगर्स को तो टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन हमें पता है, बी का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो आई ए का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर अगर हमने बी को माना तो बी की तरफ फिंगर्स को रखा, और आई इधर होना चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि फिंगर्स हमारे इधर मुड़ रहे हैं। तो बी क्रॉस आई करने से टॉर्क इधर आएगा। लेकिन क्या बी क्रॉस आई ए सही है या आई ए क्रॉस बी सही है, ये कैसे डिसाइड होगा? बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ए क्रॉस बी लिखा और बी क्रॉस ए लिखा, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, दोनों का मतलब सेम नहीं होता। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हम आई ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस आई ए करें? डिसाइड कर लिया कि आई ए पहले लिखना है, बी बाद में लिखना है। हो सकता है बी पहले हो। तो इसका आंसर है, इसका आंसर भी है, इसका आंसर है कि करंट के डायरेक्शन पर, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन डिपेंड करता है, तो हमें करंट के डायरेक्शन को भी यहाँ इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करेंगे? फिर से वही बात है, राइट हैंड यूज करेंगे। और एक चीज हमने इसके पहले क्लास में भी पढ़ी थी, सोलेनॉइड पढ़ा था, करंट कैरिंग लूप पढ़ा था, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा था। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हम डिफाइन कर रहे हैं आई ए, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो करंट के साथ इसको कैसे रिलेट किया जाए? देखो ये हमारा कॉइल है, करंट ऐसे जा रहा है। अगर हम इस कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचें, जो हमने पहले पढ़ा था करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे निकालते थे? करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ो, तो ये डायरेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हम आई ए वेक्टर का लेंगे, यानी मैं का लेंगे। क्यों क्यों लेंगे यही डायरेक्शन? इसका मीनिंग समझने के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो टर्म है उस पर ध्यान दो। डाइपोल मोमेंट इससे पहले कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज डाइपोल का बिहेवियर वैसा है। डाइपोल का बिहेवियर एक्सटर्नल फील्ड में कैसा होता है? उसका रोटेशन होता है। तो रोटेशन जिस सेंस में हो रहा है, अगेन वही बात है, रोटेशन हो रहा है, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, हमें मैथमेटिक्स से उसे मैच कराना। ये एक्सप्लेन किया था कि हम क्यों हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू लेते हैं। ठीक है, तो वहीं से उसी के एनालॉगस केस यहाँ पर भी आ रहा है। डाइपोल की प्रॉपर्टी को उसके बिहेवियर से मैच कराना है, मैथमेटिकल इक्वेशन उसके बिहेवियर से मैच करनी चाहिए। यहाँ भी वही बात है, डाइपोल मोमेंट करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और करंट के डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट उससे रिलेटेड हुआ, और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि टॉर्क किधर होगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो हमें शुरू से ही इसको रिलेट करते हुए चलना होगा। आई ऐसे जा रहा है, राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ा, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये आई ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो आई ए वेक्टर हमारा किधर आ गया? ऐसे आ गया, इस करंट के अकॉर्डिंग। अगर करंट का डायरेक्शन हम पलट देंगे तो ऐसे हो जाएगा। अरे बस समझ में, टॉर्क का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए आई ए वेक्टर नीचे की तरफ है, बी वेक्टर इधर की तरफ है। राइट हैंड के फिंगर्स को आई ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मोड़ते हैं।
ये हमारा बी वेक्टर है हॉरिजॉन्टल, ये आई ए वेक्टर है। आई ए वेक्टर नीचे क्यों आया? क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा था। ठीक है, ये आई ए वेक्टर आया। तो आई ए वेक्टर की तरफ थंब को फिंगर्स को रखा और बी की तरफ मोड़ा, तो टॉर्क इधर आ रहा है। और फिंगर्स के मुड़ने का डायरेक्शन जो वो टॉर्क के डायरेक्शन से मैच कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा था हमारा कॉइल, तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स मुड़ रहे हैं, यानी कि आई ए क्रॉस बी होगा। अगर बी क्रॉस आई ए कर दोगे तो क्या होगा? तो ऐसे हो जाएगा, ये तो क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, जबकि हमें दिखाई क्या दे रहा है? हमारा कॉइल किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तभी जा सकता है जब हम आई ए क्रॉस बी लिखेंगे। समझ में आया? नहीं आया? प्रैक्टिस करना, ठीक है, डायरेक्शन निकालने का प्रैक्टिस करना। भले ही घर वाले तुम्हें पागल समझे कि ऐसे अजीब अजीब तरह से हाथ क्यों घुमाते रहता है, बट फिर भी करना। देखो, तो समझ में आ गया आई ए क्या चीज है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन कैसे बताना है? करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ना है, देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ आई ए वेक्टर। और टॉर्क में क्या लिखना है? आई ए क्रॉस बी। आई ए क्रॉस बी। तो आई ए हमें पता चल गया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, मतलब सिंबल एम क्रॉस बी इसको लिख लिया हमने। ठीक है, एम क्रॉस बी। अब तुम बोलोगे कि यहाँ तो आना चाहिए एम बी साइन थीटा, और एम की वैल्यू अगर लिख देते हैं तो आना चाहिए आई ए बी साइन थीटा। बट हमारा जो अभी टॉर्क आया था वो तो आई ए बी आया, यहाँ पे आई ए बी साइन थीटा आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो वैसे भी कोई भी दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी, तो क्या आता है? ए बी साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है? बिटवीन एम एंड बी। ठीक है, तो ये जो हमारा केस है, इस केस में एम किधर आ रहा था? नीचे की तरफ, बी इधर आ रहा था, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल था, इसीलिए साइन 90 हो जाता है 1 और आ जाता है आई ए बी या एम इंटू बी। ये मैक्सिमम टॉर्क है, बिकॉज लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। बट जब ऐसे घूम जाएगा तो क्या होगा? तो इतना टॉर्क आएगा, एम बी साइन थीटा। ठीक है, इसको डिराइव कैसे करेंगे? ये तो हमने डिस्कशन के बेसिस पे लिखा है, डेरिवेशन कैसे होगा? अब हम डेरिवेशन के लिए ये जो कॉइल था इसका कोई जनरल पोजीशन देखेंगे। जनरल पोजीशन मतलब कॉइल हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे होगा। ये वाली साइड हम सिर्फ बनाएंगे डायग्राम में, ये वाली जो साइड थी, कौन सी? पी इधर था, क्यू इधर था, आर इधर, एस पी साइड केवल तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, अब ऐसा डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा कॉइल था, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और हमें ये एस पी साइड दिखाई दे रहा है। इधर था पी और इधर था एस। करंट का डायरेक्शन अगर याद करो जो अभी हमने बनाया था, तो पी पर करंट अंदर की तरफ जा रहा था, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन, और एस वाले पॉइंट पे करंट बाहर निकल रहा था, ये करंट है, याद रखना। ठीक है, तो फोर्स के डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है। पी पर फोर्स किधर लग रहा था? नीचे की तरफ, और एस पे फोर्स किधर लग रहा था? ऊपर की तरफ। इन दोनों के लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में ये डिस्टेंस है, इसको टी लिख देते हैं मान लो, पी टी। ये दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फोर्सेज हमें पता ही है, आई एल बी, इधर भी फोर्स था आई एल बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? आई एल बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कैसे कैलकुलेट होगा? पी एस हमें पता है। क्यों पता है पी एस? पी एस क्या चीज़ था? बी था, कॉइल का ब्रेड था, ऐसे था ना कॉइल, ऐसे रोटेट हो गया, तो ये थोड़ा ही चेंज होगा। ठीक है, यानी कि पी एस हमें पता है। पी एस क्या चीज़ था? कॉइल का ब्रेड, बी, ये पता है। और हमें आई ए का डायरेक्शन भी पता है। आई ए का डायरेक्शन किधर है? पहले डाउनवर्ड था जब कॉइल ऐसे था, जब कॉइल ऐसे था तो आई ए का डायरेक्शन ऐसे था। अब कॉइल हमारा रोटेट हो गया तो आई ए इधर आ गया। समझ में आया? तो आई ए क्या क्या होगा? इस वाली साइड के परपेंडिकुलर होगा, दिखाई दे रहा है? पी एस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। पी एस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आई ए वेक्टर होगा। ठीक है, ये आई ए वेक्टर या एम वेक्टर भी लिख सकते हैं, एम वेक्टर भी इसको लिख सकते हैं।
समझ गए? तो कॉइल के इस पोजीशन में सपोज हमारा एम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर है, ये एम वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? हॉरिजॉन्टल था, वो अभी भी हॉरिजॉन्टल ही है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से एम वेक्टर मान लो थीटा एंगल पर था, समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है डायग्राम क्लियरली? अगर ये वाला एंगल थीटा है, कौन सा एंगल? बी और एम के बीच में, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल। क्यों होगा? कोई दो लाइंस जिनके बीच थीटा एंगल है, उनके परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस बनाए जाएंगे, उनमें भी सेम एंगल होगा। तो थीटा एंगल किसके बीच बना है? बी और पी एस के बीच। तो पी एस के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर जो लाइन होंगे, उनमें भी थीटा एंगल होगा। समझ में आई बात? बी और एम के बीच थीटा है, तो बी के परपेंडिकुलर और पी एस के एम के परपेंडिकुलर जो होगा, उनमें भी थीटा एंगल होगा। नहीं समझ आया? देखो इधर बनाते हैं, ये बी है हमारा, ये बी है और ये एम है, दोनों के बीच थीटा एंगल है। तो बी के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन बनाएंगे और एम के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, तो उनके बीच भी सेम एंगल होगा। एम के परपेंडिकुलर कौन है? पी एस, दिख रहा है? बी के परपेंडिकुलर ये एस टी, तो एस टी और पी एस के बीच भी सेम एंगल होगा, ठीक है। इसको अभी भी समझ में नहीं आया? स्ट्रेट बैठो, समझ में आ जाएगा। हो गया? रिपीट करना है? ठीक है। तो थीटा एंगल पता चल गया इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एस पी टी, इसमें थीटा एंगल मालूम चल गया। एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो ये नहीं पता चलेगा क्या? बोलो कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कुछ लोग साइन बोलो, कुछ लोग कॉस बोलो, एक तो सही निकलेगा ही, है ना? क्या होगा? इतनी सी बात नहीं बता सकते? राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो दूसरी साइड नहीं बता सकते? एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। पी टी इज परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? साइन, किसका साइन? कौन से साइड का साइन? बी का साइन, ठीक है। ये इतनी छोटी सी बात भी डिस्कस करनी पड़ेगी क्या? तो आ गया बी साइन थीटा। ओके लिसन, तो आई एल बी एक साथ लिख दिया हमने, और एल इंटू बी क्या हो जाएगा? एरिया। तो क्या आ गया? आई ए बी साइन थीटा, और आई ए क्या हो जाएगा? एम, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये जनरल पोजीशन के लिए हमारा टॉर्क आ गया। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, तो अभी डिस्कशन तो हो ही चुका है कि एम क्रॉस बी क्यों किया, बी क्रॉस एम क्यों नहीं किया, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये आ गया। अगर इस लूप के ऊपर और एक लूप बना दिया जाए, और एक लूप इसके ऊपर बना दिया, तो उसका भी टॉर्क ऐड हो जाएगा, और एक लूप बना देंगे, उसका भी टॉर्क ऐड हो जाएगा। एन नंबर ऑफ लूप्स अगर बना देंगे, तो टॉर्क भी एन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर फॉर ए कॉइल, लूप में तो सिंगल टर्न होता है, फॉर ए कॉइल ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन की वैल्यू हो जाएगी एन आई ए, ये एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। For a coil of n number of turns, magnetic dipole moment will be NIA. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तुम आगे जब भी साइंस पढ़ोगे, इवन केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। केमिस्ट्री में शायद तुमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी है। यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का? व्हाट विल बी द यूनिट? एन का, एन क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स। इसका क्या यूनिट होगा? कोई यूनिट नहीं होगा, इसका यूनिट होगा करंट है, क्या होगा? एम्पियर। और एरिया क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका यूनिट होगा, ये याद कर लो। समझ में आ गई बात?